Hello students, here we are with one next chapter of English from class 8th. Now we will read our second chapter from unit 4 and our chapter name is The Last Bargain. So take out your book Honeydew and open page number 75. Let's start. The Last Bargain. So this is the poem The Last Bargain. अंतिम सौदा। तो देखो ये जो कहानी है, जो पोयम है, वह है बार्गिन, लास्ट बार्गिन यानी अंतिम सौदा। तो इसमें एक आदमी होता है जो अपने लिए काम तलाशता है, ठीक है, वो अपने लिए काम की तलाश में है और वह ऐसा काम चाहता है जिसमें उसे ज़्यादा कुछ न करना हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या इस तरह से कुछ भी उसको खोनी ना पड़े, वह ऐसा काम चाह रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द लास्ट बार्गेन, बार्गेन मीन्स सौदा, अंतिम सौदा। अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन मीन्स सौदा, अरेज एग्रीमेंट मीन्स समझौता, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. सौदा एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work, waiting to be hired. Hired means काम पर रखना। कोई काम ढूंढ रहा है, काम पर रखने की प्रतीक्षा कर रहा है। He strikes a bargain but thinks it worthless. Worthless means बेकार। वह एक सौदा करता है लेकिन उसे बेकार समझता है। He tries twice again but doesn't like either. वह दो बार फिर से कोशिश करता है लेकिन उसे फिर भी पसंद नहीं आता। Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. आखिरकार अंतिम सौदे में जब वह कुछ भी नहीं करने के लिए काम पर रखा जाता है तो वह इतना प्रसन्न होता है जितना पहले कभी नहीं। What is the bargain and why is it the best? वह सौदा क्या है और वह श्रेष्ठ क्यों है। तो देखो इसमें की पॉइंट आपको बता रखे हैं ऊपर से कि जो बार्गेन है वो क्या होती है, एक एग्रीमेंट होता है। जो बार्गेन, जो सौदा है वो एक एग्रीमेंट होता है जो दो पक्षों के बीच में होता है, जो एक दूसरे कुछ करने के लिए वादा करते हैं, ठीक है। और तो फिर बताने की पोएम में समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, जो कोई है पोएम में वह किसके तलाश में, काम की तलाश में है। तो वो एक दिन अब उसको एक बार हायर किया जाता है लेकिन वह एक सौदा करता है वो काम का, लेकिन उसे पसंद नहीं आता है। फिर वो दोबारा से और कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे वो पसंद नहीं आते। अंत में जब उसे बिना किसी काम के लिए करने के लिए, कोई भी काम न करने के लिए हायर किया जाता है तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। अब आपसे इस पोएम में यही है कि वह बार्गेन, जो सौदा था, वह क्या क्या है और वह श्रेष्ठ क्यों है, ठीक है। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. Stone paved road means होता है पथरीली सड़क। Come and hire me, आओ और मुझे काम पर रख लो। I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. मैं चिल्लाया जब सुबह मैं पथरीली सड़क पर चल रहा था। Sword in hand, the king came in his chariot. Chariot means होता है रथ। हाथ में तलवार लिए राजा अपने रथ से आया।
ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, आई विल हायर यू विथ माई पावर। वह मेरा हाथ उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ काम पर रखूँगा। तो देखो, कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। आओ और मुझे काम पर रख लो, मैं चिल्लाया जब मैं सुबह पथरीली सड़क पर चल रहा था। सोड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। अपने हाथ पर तलवार लिए राजा रथ में आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, आई विल हायर यू विथ माई पावर। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें अपनी ताकत के से काम पर रखूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। पावर मीन्स शक्ति, काउंटेड फॉर नॉट मीन्स शून्य में गिनना। लेकिन उसकी शक्ति शून्य में गिनी गई और वह अपनी रथ की ओर चला गया। तो देखो क्या होता है यहाँ पर। तो जो पहले वो कहता है कि मैं चिल्लाया, पथरीली सड़क पर चलते हुए चिल्लाया कि कोई मुझे काम पर रख लो। तो वहाँ पर एक राजा आता है अपने हाथ में तलवार लिए। तो राजा उससे कहता है कि मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें काम पर रखूँगा। तो वो कहता है कि उसकी शक्ति जो थी वह शून्य में गिनी गई और फिर वह अपने रथ की ओर वापस चला गया। तो फिर उसने कहा कि मुझे, राजा ने जब ये कहा कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पर काम में रखूँगा, तो मुझे फिर सौदा पसंद नहीं आया। तो फिर राजा जो है वह अपने रथ में चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। दोपहर की गर्मी में घर बंद दरवाजे के साथ खड़े थे। तो इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। दोपहर की गर्मी में घर बंद दरवाजे के साथ खड़े थे, मीन्स घर के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन। वंडर्ड मीन्स घूमना, क्रूक्ड लेन मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ। मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमा। An old man came out with his bag of gold. एक बूढ़ा आदमी अपने सोने के थैले के साथ आया। He pondered and said, I will hire you with my money. उसने सोचा और कहा, pondered means होता है सोचना या विचारना। उसने सोचा और कहा, मैं तुम्हें अपने पैसे से काम पर रखूँगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. Weighed means होता है तोलना या नापना। उसने एक एक कर अपने सिक्कों को तोला, लेकिन मैं दूर चला गया। तो देखो, in the heat of the midday the houses stood with shut doors. दोपहर की गर्मी में घर बंद दरवाजे के साथ खड़े थे, मीन्स दोपहर की गर्मी में दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन। मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमा। तो कह रहा है कि वहाँ की जो क्रूक्ड लेन थी, टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी, मैं उनमें घूमा। एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी सोने के थैले के साथ आया। ही पॉन्डर्ड एंड सैड। उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी। मैं तुम्हें अपने पैसे से काम पर रखूँगा। He weighed his coins one by one, but I turned away. उसने एक एक करके अपने सिक्कों को तोला, लेकिन मैं दूर चला गया। तो देखो दूसरी बार उसे फिर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसके पास एक गोल्ड कॉइन का जो थैला था उसके साथ मिलता है उसे। तो वो आदमी सोचता है और कहता है कि मेरे पास पैसे हैं और मैं इस पैसों के बल पर तुम्हें अपने काम पर रखूँगा। तो फिर वो अपने सिक्के गिनने लग जाता है। तो इतने में वो वहाँ से जो काम मांगने वाला होता है, काम तलाशने वाला, वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो उससे कहता है आदमी कि मैं अपने पैसों के बल पर तुम्हें अपने काम पर रखूँगा। तो उसको ये डील भी पसंद नहीं आती है, अब वो वहाँ से चला जाता है। नाउ इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर। हैज़ मीन्स होता है बाड़ा। ठीक है, इट वॉज इवनिंग, शाम थी।
द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर। बगीचे का घेरा खिला हुआ था या बगीचे का बाड़ा खिला हुआ था, यानी वहाँ पर हर जगह फूल ही फूल थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। फेयर मीन्स गोरा, मेड मीन्स नौकरानी। एक गोरी नौकरानी बाहर आई और बोली, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी। हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone into the dark. Paled means होता है पीला पीला पड़ना, melted means पिघलना। हर स्माइल हर स्माइल paled and melted into tears and she went back alone in the dark. उसकी मुस्कान पीली पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई और वह अकेले अंधेरे में वापस चली गई। तो देखो, इट वॉज इवनिंग, शाम थी। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल अ फ्लावर। बगीचे का घेरा खिला हुआ था, यानी बगीचे में फूल थे। तो द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लावर, बगीचे का घेरा खिला हुआ था। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। गोरी नौकरानी बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें एक मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी मुस्कान पीली पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। और वह अकेले अंधेरे में वापस चली गई। तो देखो, उसे फिर एक मेड मिलती है, नौकरानी मिलती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान के साथ काम पर रखूंगी, लेकिन उसकी मुस्कान क्या होती है, पीली पड़ जाती है और पिघल जाती है आंसुओं में। ठीक है, और वो कहीं अंधेरे में चली जाती है। तो हायर जो नौकरी, जो काम तलाश रहा था, उसको ये डील भी पसंद नहीं आई। ठीक है। देन द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। ग्लिसन्ड मीन्स होता है चमकना। वेवर्डली मीन्स होता है निरंकुश, मतलब जिसपे किसी का कोई बस ना हो। ठीक है। द sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. सूरज रेत पर चमक रहा था या सूरज रेत पर चमका और समुद्र की लहरें निरंकुश होकर बहने लगी। A child sat playing with shells. एक बच्चा बैठा हुआ शंख से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. उसने अपना सिर उठाया और मुझे पहचान कर कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के साथ काम पर रखूँगा, या आई विल हायर यू विथ नथिंग, मैं कुछ भी न करने के लिए तुम्हें काम पर रखूँगा। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन struck in child's play made me a free man. इसके बाद से, hence forward means होता है इसके बाद से। इसके बाद से बच्चों के खेल में हुआ यह सौदा मुझे बच्चों के खेल में हुए इस सौदे ने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया। देखो, फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। इसके बाद से बच्चों के खेल में हुए ये सौदे ने मुझे आज़ाद आदमी बना दिया। तो देखो, फिर उसके बाद क्या होता है, द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। सूरज रेत पर चमका और समुद्र की लहरें निरंकुश होकर बहने लगी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ शेल्स। एक बच्चा बैठा हुआ शंख से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर उठाया और मुझे पहचान कर बोला, I hire you with nothing, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने के साथ काम पर रखूँगा। From henceforward
That bargain struck in child's play made me a free man. इसके बाद से बच्चों के खेल में हुए इस सौदे ने मुझे एक आज़ाद आदमी बना दिया। तो देखो फिर लास्ट में वो एक सैंड में एक मतलब शैल से एक खेलता हुआ बच्चा दिखता है उसे। तो वो बच्चा उसको पहचानते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूँगा और कुछ भी ना करने के लिए, ठीक है, कुछ भी ना करने के लिए मैं तुम्हें काम पर रखूँगा। तो फिर क्या होता है, वो कह रहा है कि तब से जो खेल खेल में बच्चों के खेल खेल में जो सौदा हुआ उसने मुझे एक फ्री आदमी बना दिया, कह रहा है आज़ाद आदमी बना दिया। तो देखो पहले उसको क्या होता है कि एक किंग मिलता है, राजा मिलता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर के दम पर अपने काम पर रखूँगा। तो उसको ये डील भी पसंद नहीं है क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहता था, किसी बंधन में बंध के नहीं रहना चाहता था, ठीक है। और सेकंड में फिर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे के दम पर यानी अपनी पैसे की शक्ति से तुम्हें काम पर रखूँगा। तो उसे वो डील भी पसंद नहीं आती है। थर्ड फिर उसे एक मेड मिलती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने आंसुओं के साथ काम पर रखूँगी, लेकिन उसके खुद के आंसू जो सॉरी मतलब अपनी स्माइल के साथ काम पे रखूँगी, कहती है अपनी मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी मुस्कान आंसुओं में पिघल जाती है। फिर उसे एक बच्चा मिलता है, एक लड़का। वो कहता है कि मैं तुम्हें बिना किसी काम के लिए बिना किसी काम के लिए अपने साथ रखूँगा, यानी कि बिना किसी काम करने के लिए मैं तुम्हें काम पर रखूँगा। तो वह इस डील से खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने उस डील ने उसे एक आज़ाद आदमी बनाया उस सौदे ने, ठीक है। तो मतलब उस पर कोई बंधन उसने नहीं डाले थे, तो इसलिए वो कहता है कि यह जो सौदा था यह मुझे पसंद आया, ठीक है। सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। द लास्ट बार्गेन यानी अंतिम सौदा। तो ये हमारी कंप्लीट हुई। नाउ we read unit 5 first chapter, okay, the summit within. So हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हुई। हमने यूनिट 4 का फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर कंप्लीट करें। नाउ वी विल स्टार्ट आवर यूनिट 5 एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस द समिट विद इन। सो टेक आउट पेज नंबर 76 इन योर बुक। तो देखो द समिट विद इन, तो समिट विद इन मीन्स होता है मन के भीतर, हमारे अंदर। समिट मीन्स शिखर। तो इसमें HPS आहूवालिया जो हैं वह इस स्टोरी को बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे मतलब उन्होंने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी थी, वो तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो एक हमारे मन के भीतर भी जो चोटी है जिसको चढ़ना या वो इतना आसान नहीं है, तो वो बता रहे हैं। तो इसको ही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, द समिट विद इन। ओके, लेट्स स्टार्ट। द समिट विद इन, मन के भीतर शिखर, ठीक है। तो समिट मीन्स होता है शिखर, चोटी। विद इन मीन्स मन के अंदर, ठीक है। विद इन मीन्स होता है अंदर। तो यहाँ पर द समिट विद इन, मन में शिखर या शिखर के भीतर, या द समिट विद इन, मन में मन के भीतर शिखर। बिफोर यू रीड मेजर, तो देखो ये समिट विद इन मीन्स क्यों लिखा है, तो आपके अंदर जो एक शिखर है मन के अंदर और माइंड में, तो किस तरह से आप उसको हैंडल करोगे, किस तरह से उस शिखर को आप, जो इजी नहीं है क्लाइंब करने में, किस तरह से आप उसको अपने मन को और अपने दिमाग को समझोगे, वो इस स्टोरी में बताया गया, ठीक है। तो इसलिए इसका द समिट विद इन, मन में शिखर या मन के भीतर शिखर। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो। मेजर HPS आहूवालिया was a member of the first successful Indian expedition in to Mount Everest in 1965। सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में एक सदस्य मेजर HPS आहूवालिया थे। तो
एक्सपेंडिशन मीन्स होता है चढ़ाई करना, ठीक है। तो मेजर एसपीएस आहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। 1965 सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में एक सदस्य मेजर एसपीएस आहलूवालिया थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। जब संसार की सबसे ऊंची चोटी पर वे खड़े हुए, उन्हें कैसा महसूस हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसा फील हुआ, ठीक है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। जब वे संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े थे तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। चलो उनकी कहानी उनके शब्दों में सुनते हैं। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। शिखर में चढ़ना और फिर शिखर के अंदर चढ़ने का कठिन कार्य। द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग समिट विदिन। तो इसमें कहा है, देखो, क्लाइंबिंग द समिट शिखर में चढ़ना, एंड देन और फिर द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विदिन, और मन के भीतर के शिखर पर चढ़ने का अधिक कठिन कार्य। तो देखो इसमें वो कह रहे हैं कि शिखर पर चढ़ना और फिर उसके बाद अधिक कठिन कार्य अपने मन का भीतर जो हमारा शिखर है उस पर चढ़ना, ठीक है। तो एचपीएस आहलूवालिया थे जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट जो फतह किया था, उसमें से एक सक्सेसफुल, जबकि एक भारतीय दल में वो भी सदस्य थे, मेजर एचपीएस आहलूवालिया। तो उन्होंने इस स्टोरी में अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। Emotions means होता है भावना, भावनाएं। सर्ज मीन्स होता है उठना या उमड़ना। पैरानामा मीन्स होता है विराट दृश्य। डोमिनेट मीन्स होता है सब पहला या प्रमुख, ठीक है। तो और ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्र। और ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। सभी भावनाएं जो मेरे अंदर पे उमड़ी जैसे ही मैं एवरेस्ट की शिखर पर खड़ा था, हमारे नीचे मीलों तक विराट दृश्य देखते हुए मुझे लगता है कि उनमें से एक प्रमुख विनम्रता थी, ठीक है। तो उनमें से एक प्रमुख भावना क्या थी, विनम्रता की भावना थी। तो वो कह रहे हैं, of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। जैसे ही एवरेस्ट की शिखर पर मैं खड़ा था और नीचे विराट दृश्य को देखते हुए, सभी भावनाओं में से मेरे अंदर जो भावना उमड़ी, मुझे लगता है कि विनम्रता उनमें सबसे प्रमुख थी। तो कह रहे हैं कि जब मैं फिर एवरेस्ट पर चढ़ा और जो मेरे अंदर भावनाएं उमड़ी, नीचे का विराट दृश्य देखते हुए जो मेरे मन में भावना उमड़ी, मैं समझता हूँ कि उनमें से सबसे प्रमुख भावना जो थी विनम्रता की भावना थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था, नीचे मीलों तक विराट दृश्य देखते हुए सभी भावनाओं में से जो भावना मेरे अंदर उमड़ी, मुझे लगता है कि विनम्रता उनमें से प्रमुख थी। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मेरे अंदर की देह यह कहते हुए प्रतीत हुई, भगवान का शुक्र है यह सब खत्म हो गया। मीन्स
जो फिज़िकल उनके अंदर था, शरीर जो था, वह यह कहता हुआ दिखाई दे रहा था उन्हें, धन्यवाद भगवान, इट्स ऑल ओवर, मीन्स जो ये यात्रा है एवरेस्ट चढ़ने की वह ख़त्म हो गई है। ठीक है, द फिज़िकल इन मे सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। मेरे अंदर की देह यह कहते हुए प्रतीत हो रही थी, भगवान को शुक्र है यह सब खत्म हो गया। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। जुबिलियंट मीन्स होता है हैप्पी, सफलता के कारण प्रसन्न होना। जुबिलियंट मीन्स होता है सफलता पर प्रसन्न होना, अधिक प्रसन्न होना। ठीक है, और टिंज मीन्स होता है झलक। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हालांकि सफलता पर बहुत अधिक प्रसन्न होने के बावजूद वहाँ दुख की झलक थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? Ultimate means होता है अंतिम, ठीक है, एंड hereafter means होता है इसके बाद। तो was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या यह इसलिए था कि मैं पहले ही आरोहण में की मैं अंतिम चरण में था और देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, अब चढ़ने के लिए इससे अधिक ऊंचा कुछ नहीं था, एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेड डाउन, और उसके बाद सभी सड़कें नीचे की तरफ जाएंगी। तो देखो, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या यह इसलिए था कि मैं पहले ही आरोहण के अंतिम चरण में था, मीन्स मैंने जो चढ़ाई की अंतिम जो थी वो मैंने पार कर ली थी। उनके कहने का मतलब यह था, वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्या यह इसलिए था कि मैं पहले ही आरोहण के अंतिम चरण में था, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और उसके बाद चढ़ने के लिए उससे ऊंचा कुछ नहीं था, एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेड डाउन, और उसके बाद सभी सड़कें नीचे की तरफ चली जाएंगी। तो कह रहे हैं देखो कि मैं जो था, हालांकि मैं एवरेस्ट पे चढ़ने की खुशी भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक सैडनेस थी, और ये सैडनेस का कारण ये है कि मैं जो आरोहण की अंतिम यानी चढ़ाई की जो अंतिम चरम था वहाँ पर मैं था, और उसके बाद चढ़ने के लिए कुछ भी अधिक ऊंची चीज़ नहीं थी, और उसके बाद जो होगा यहाँ से जो भी होंगी जो सड़कें हैं वो नीचे जाएंगी, नीचे की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। तो कह रहे हैं जैसे ही मैं एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ा था, मैंने जैसे नीचे विराट दृश्य देखा, तो उस दृश्य को देखते हुए मुझे सभी भावनाओं में से मेरे अंदर जो भावना उमड़ी, मुझे लगता है कि उसमें से सबसे प्रमुख भावना विनम्रता की थी। ठीक है, एंड द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और जो मेरे अंदर की देह थी वो यह कहते हुए प्रतीत हुई, भगवान शुक्र है यह सब खत्म हुआ। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हालांकि सफलता पर बहुत अधिक प्रसन्न होने के बजाय वहाँ दुख की झलक थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing? क्या यह इसलिए था कि मैं पहले ही चढ़ाई के अंतिम चरण में था, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और वहाँ चढ़ने के लिए कुछ भी ऊंचा नहीं था, एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लेट डाउन, और इसके बाद सभी सड़कें नीचे की तरफ जाएंगी। तो कह रहे हैं कि मैंने एवरेस्ट तो क्लाइंब किया, लेकिन उसके बाद भी मैं सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि जो एवरेस्ट की चोटी है सबसे चरम में मैं पहुंच गया था, इसके बाद मेरे पास चढ़ने के लिए कोई और ऊंची चोटी नहीं थी, और इसके पास से जो सड़कें हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी। ठीक है, by climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness.
ओवरवेल्म मीन्स होता है अभिभूत होना। तो बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए आप खुशी और आभार की गहरी भावना से अभिभूत होते हैं। इट इज़ अ जॉय विच इज़ लास्ट इज अ लाइफ टाइम। यह एक ऐसी खुशी है जो जीवन भर रहती है। द एक्सपीरियंस चेंज्ड यू कम्प्लीटली। अनुभव आपको पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। वह आदमी जो पहाड़ों पर गया वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। तो देखो वो कह रहा है बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ते हुए आप खुशी और आभार की गहरी भावना से अभिभूत होते हैं। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। यह अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। एंड इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और यह ऐसा उत्साह है जो जीवन भर रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। यह अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। वह आदमी जो पहाड़ों पर गया वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। तो कह रहा है कि जब आप एवरेस्ट की चोटियों पर चढ़ते हो तो आपको अंदर से एक गहरी उत्साह की भावना और आभार की भावना आती है। और ये जॉय होता है एवरेस्ट पर चढ़ने का, वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है। ठीक है। तो एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। फॉर्मिडेबल मीन्स होता है दुर्जेय। ठीक है। एज आई लुक आफ्टर एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जैसा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जीवन में पीछे देखता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट। मैं दूसरे शिखर के बारे में टिप्पणी करने में सहायक नहीं हो सकता। द समिट ऑफ माइंड, मन का शिखर, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। कोई कम दुर्जेय नहीं और चढ़ाई करने में आसान नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद अपनी लाइफ को देखता हूँ पीछे अपनी लाइफ में, तो मैं उसके बारे में रिमार्क करने में सक्षम नहीं होता हूँ। तो वो कौन सा समिट है, कौन सा शिखर है, वो माइंड का शिखर है। कह रहा है जो मन का शिखर जो होता है, जो ना ही दुर्जेय है और ना ही उसकी चढ़ाई करना आसान है। ठीक है। तो अभी हम इतना ही रीड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।